वेलकम टू सोशल साइंस सीबीएसई क्लासेस। सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स का थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया है पिछले कुछ दिनों में मेरे चैप्टर्स को पसंद करके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको हिस्ट्री पढ़ने में या सोशल साइंस पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इसके साथ ही प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो न्यू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एनीथिंग लाइक चैप्टर्स, लाइक एग्जाम आइडियाज एंड एवरीथिंग एल्स वो आपको मिल सके। राइट, तो बात करते हैं हमारे चैप्टर 1 की, दैट इज हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एज यू नो कि हमने इससे पहले 2 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हमारी जो इस चैप्टर का 3rd और फाइनल है, इसमें हमने क्या है 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं, जो कि हैं डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। सारे चैप्टर में हमने रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा है और मेन का रोल डिस्कस किया है, पर अब हमने देखना है कि वुमेन्स ने क्या किया। ओके, और सेकेंड है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एंड द लास्ट वन इज द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। तो चलिए जल्दी से जल्दी आज हमारा चैप्टर खत्म करते हैं। थोड़ा सा चैप्टर है, जल्दी से अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कम एंड स्टार्ट अवर चैप्टर। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। अब जैसे कि आप जानते हो कि सारे चैप्टर में हमने रेवोल्यूशन के बारे में ही पढ़ा है कि लोगों ने किस किस तरह से स्ट्रगल करके अपने आप को राइट्स दिलवाए हैं और फ्रांस को एक रिपब्लिकन नेशन क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। अब सारी बात आती है, सारा जो चैप्टर है उसको छोड़ दो। अब जो न्यू टॉपिक है वो वुमेन्स के ऊपर है। क्या है कि वुमेन्स हैं वो शुरू से ही एक्टिव पार्टिसिपेशन में रही हैं, चाहे वो लड़ाई लगी हो, चाहे वो पेरिस ने लड़ाई स्टार्ट की थी ऑस्ट्रिया और किसके साथ थी हमारी लड़ाई, प्रूशिया के साथ, तब भी वुमेन का रोल एक्टिव था। चाहे वो लड़ाई लड़ने नहीं गई पर सारा काम वो पीछे से देख रही थी। राइट, तो सब जगह जो वुमेन की एक्टिवेशन थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, पर फिर भी उनको कोई राइट नहीं मिला। वुमेन्स ने अपने आप के लिए क्या किया, जॉब करनी स्टार्ट कर दी। स्पेसिफिकली जो हमारी 3rd एस्टेट की वुमेन्स थी, डिवाइड किया हुआ था ना हमने, जो 3rd एस्टेट थी उसकी वुमेन्स ने काम शुरू किया, जैसे कि कपड़े सिलने का, टेलर का काम किया, लॉन्ड्री वुमेन का काम किया, मार्केट में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हर तरीके के मटेरियल को सेल करना शुरू किया, वीविंग का काम किया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनानी स्टार्ट कर दी। बट क्या प्रॉब्लम फेस हुई इनको, जब धीरे 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 देखा गया कि कौन सा टाइम हमने डिस्कस किया है, रेन ऑफ टेरर, जब जैकोबिन रॉबर्ट्सपियर था जो, उसने क्या किया था, गिलोटाइन मेथड को यूज करके लोगों को मारना शुरू कर दिया था ना। तो ये अब उस टाइम की बात हो रही है। तब लोगों ने जब ये देखा कि बहुत है जो वुमेन है वो क्या कर रही हैं, अपने आप को बड़ा एक्टिव कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, तो वुमेन्स क्या करती थी, उन्होंने अपने अपने डिफरेंट क्लब्स बनाए, उनके बारे में बातें शुरू हो गई। वो क्या बातें करते थे कि वुमेन्स को भी राइट होना चाहिए, वुमेन्स को भी सब कुछ मिलना चाहिए, वुमेन्स की अपनी एक आइडेंटिटी है। तो नियर अबाउट उस समय धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरे फ्रांस में, पूरे फ्रेंच सिटीज में नियर अबाउट 60 वुमेन क्लब बन गए। ओके, जिसमें से सबसे फेमस था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये क्लब का नाम है जो कि बहुत फेमस था, जिसकी डिमांड क्या थी कि हर एक वुमेन को वोटिंग का राइट्स और असेंबली में चुने जाने का राइट होना चाहिए। पर जो ये अभी जो सा हमने टाइम डिस्कस किया कि वो इतना, रॉबर्ट्सपियर ने इतना डर पैदा कर दिया लोगों के माइंड में, तो उसने क्या किया, जब वो आया, जब उसका टाइम आया, तो उसने सारी वुमेन्स के ऊपर, हर एक्टिविटी के ऊपर बैन लगा दिया, सब कुछ क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब वुमेन कुछ भी नहीं कर सकती है, उनकी हर एक एक्टिविटी को रोक दिया गया। बहुत सारी वुमेन से जिनको उन्होंने अरेस्ट किया और उनको मार भी दिया। पर ये जो मूवमेंट थी वुमेन्स की अपनी आइडेंटिटी के लिए, राइट्स के लिए, इसने पूरे यूरोप और वर्ल्ड में अपना इफेक्ट डाला कि आने वाले जो हमारे 200 साल थे उसमें क्या हुआ, वुमेन्स ने आने वाले टाइम में हमेशा स्ट्रगल किया ताकि उनको
हर जगह इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिले। अंडरस्टैंड? तो क्या देखते हैं कि लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 18th सेंचुरी में, जब 19th सेंचुरी खत्म होने वाली थी ना, उस समय इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा और एट लास्ट 1946 में फ्रांस में वुमेन्स को राइट टू वोट मिल गया। ये हमारे पास एक पिक्चर है, ये एक वुमेन है, ये लेडी है जिसने इस मूवमेंट में सबसे ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि वुमेन्स ने सब जगह एक्टिव पार्टिसिपेशन की और एट लास्ट इनको भी सोसाइटी में इक्वल होने का राइट मिल गया। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ओके, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? होना भी नहीं है, हिस्ट्री को एंजॉय करके पढ़ोगे तभी अच्छी लगेगी। स्टोरी से पढ़ो, ये बुक्स रीडिंग करना वो चीज अलग बात है, पर जब हम आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं ना तो वो एक स्टोरी है, तो उस स्टोरी को जब हम सुनते हैं या आप सुन रहे हो तो माइंड में वो आप इमेज क्रिएट किया करो कि ऐसा हो रहा है। तभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ ताकि आपके माइंड में पिक्चर्स भी आ जाए कि ये पर्सन ने ऐसा किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। लेट्स तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब आप सबको पता होगा, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, एबॉलिशन का मतलब होता है उस चीज को खत्म करना। तो हमारा टॉपिक है गुलामी को खत्म करना या गुलामी का खत्म हो जाना। अब आप सब जानते हैं कि फ्रांस में लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, राइट? सबसे पहले कौन सी थी? क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट में कौन आते थे? सभी पीजेंट, आर्टिसंस, क्राफ्टमैन या फिर बिजनेसमैन, लॉयर्स, राइट? तो अब हम क्या देखेंगे कि जब जैकोबिन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टाइम आया तो एक काम तो उसने अच्छा किया, वो इंसान बुरा नहीं था, पर उसका जो मेथड था ना गैलेंटाइन का, मार देना लोगों को उसकी बात ना मानने पर, वो गलत था। अदरवाइज वो पर्सन बहुत अच्छा था, उसने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा सोचा। उसने सबको कहा कि तुम सब फ्री हो, तुम अपने मन से काम करो, सब कुछ करो। तो जैकोबिन रॉबेस्पियर के टाइम में क्या था कि स्लेवरी को खत्म कर दिया गया, कोई गुलाम नहीं था, राइट? पर अब हम डिस्कस करते हैं कि उसने गुलामी तो खत्म की, पर ये सारा जो कंट्रोल थर्ड एस्टेट वालों के पास था ना, हुआ क्या? जो उसके बिजनेसमैन थे ना, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग में या अपने मिल्स में काम करवाने के लिए स्लेव्स को लेके आते थे। क्यों? उस समय कैरेबियन, ग्वादेल्पो एंड सैन डोमिंगो, ये 3 प्लेसेस थी जहाँ पे सबसे ज्यादा प्लांटेशन और सप्लाई का काम होता था। किसका? टी, शुगर, टबैको एंड कॉफी। यहाँ पे सबसे ज्यादा इनका काम हुआ करता था। तो काम ज्यादा है तो उनको लेबर भी चाहिए, तो क्या करते थे? पोर्ट्स आप समझते हो ना, जहाँ पर समुद्री एरिया होता है, बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं, पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स और नांतेस से ये अफ्रीका या अमेरिका जाया करते थे। क्यों जाते थे? ताकि ये वहां से नीग्रोस को, या इंडियन अमेरिकन है, इंडियन अफ्रीकन है, वहां से उनको लेके आते थे 3 महीने तक के सफर को तय करके, जबरदस्ती उनको बांध कर टाइटली क्या कैद किया जाता था शिप्स में, और 3 महीने बाद वो अटलांटिक क्रॉस करके कैरेबियन पहुंचते थे, राइट? वहां पर पहुंचे और वहां आकर जिनका ये प्लांटेशन का काम था, वहां पे आकर इन लोगों को बेच दिया करते थे। सेलिंग का काम स्टार्ट हो गया। अब जैसे जैसे देखा गया कि प्लांटेशन का काम भी बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है लोगों की, शुगर की, कॉफी की, टबैको की, टी की, सबकी डिमांड बढ़ रही है, तो लेबर की डिमांड भी बढ़ने लगी। तो बोर्डेक्स और नांतेस, इस पोर्ट्स से सबसे ज्यादा क्या है, लेबरिंग का काम स्टार्ट हो गया। और ये 2 पोर्ट्स ने अपना परफेक्ट काम किसका बना लिया कि व्यापार किसका करना है? स्लेवरी का। गुलाम लेके आते थे, बेचते थे। अंडरस्टैंड? तो कौन सा काम शुरू हो गया? गुलामी का। 18th सेंचुरी में किसी ने इसके बारे में कोई बात नहीं की, किसी ने इसको अप्रेस नहीं किया, कोई इसके अगेंस्ट नहीं किया, सब खुश थे क्योंकि सबका काम चल रहा था। पर उन गुलामों को क्या, जिनकी हमने जिंदगियां खराब की थी, राइट? कोई इसके बारे में नहीं सोचता। पर
जब नेशनल असेंबली आई उन्होंने कहा, डिबेट्स की कि सबको जीने का अधिकार है, प्लीज इनको भी फ्री कर दो, और उनकी किसी ने सुनी ही नहीं। राइट, क्यों नहीं सुनी? क्योंकि पीजेंट्स क्लास है, आर्टिजन्स क्लास है, ये थर्ड कैटेगरी में थे, थर्ड स्टेट में थे, और बिजनेसमैन थे, उनकी सपोर्ट थी असेंबली वालों को। तो असेंबली वालों ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। क्या कहते वो? क्योंकि उनकी सपोर्ट जा सकती थी, तो बिजनेस क्लास के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर इसके साथ क्या हुआ? जब कन्वेंशन आई 1794 में, उन्होंने कहा कि सभी स्लेव्स को फ्री कर दो, उनको अपने घर जाने दो, उनको अभी फ्री होने का राइट है, ठीक है। पर ये जो समय था, ये जो लॉ था, कुछ समय के लिए बिल्कुल ही सही रहा होगा, फिर चेंज हो गया। ज्यादा लंबे समय तक इस लॉ को नहीं रखा गया। ओके, फिर जब आए नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने दोबारा से गुलामी शुरू करवा दी। पर अब समय बदल चुका था, सबके मन से गुलामी की भावना खत्म हो चुकी थी, और एट लास्ट 1848 में स्लेवरी को खत्म कर दिया गया। किसी ने नेपोलियन बोनापार्ट की बात को नहीं माना। तो आपको स्टोरी समझ में आई कि थर्ड स्टेट ने किस तरह से स्लेवरी स्टार्ट की, कहाँ से ये लोग जाते थे, कहाँ से ये लोगों को लेके आते थे, फिर क्या एक्शन लिए गए। नेशनल असेंबली ने कुछ नहीं किया, पर कन्वेंशन ने आके इसको चेंज किया। उसके बाद फिर से क्या हुआ? स्लेवरी स्टार्ट हुई, पर एट लास्ट 1848 में फ्रांस में स्लेवरी को खत्म कर दिया गया। अब ये वाली पिक्चर देखो, इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि इंडियन अमेरिकन और फिर इंडियन नीग्रोज हैं, इंडियन नीग्रोज हैं, उनको क्या कर रहे हैं? फ्री कर रहे हैं, और कपड़े दिए जा रहे हैं, क्लोथ्स टू वेयर, ताकि वो फ्री हैं और अपने घर जा सकते हैं। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक है, हम वो भी देख लेते हैं, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ओके, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। लास्ट टॉपिक है, जल्दी से खत्म करते हैं। अच्छा, तो अब आप एक चीज का मुझे आंसर दीजिए, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में बदलाव होने से हमारा खाना पीना, बोलना या कपड़े पहनने का ढंग चेंज हो जाता है? शायद हो जाता है, क्योंकि बस्टाइल अटैक के बाद आफ्टर 1789 जो फ्रांस था वो बिल्कुल बदल चुका था। बहुत सारे वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज हैं, वो क्या हुए? पास हुए। जैसे हम जानते हैं कि धीरे धीरे जब लुई 16 खत्म हो गया, ठीक है, रॉबर्टसपियर को मार दिया गया, रिपब्लिक नेशन वहाँ उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, तो लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जीनी शुरू की। सबको राइट्स मिले, सबको लिबर्टी थी, आज़ाद थे, वो कुछ भी कर सकते थे। तो बड़ा अच्छा माहौल क्या वहाँ पे आया कि सबको पढ़ने का राइट मिला, अब कोई किसी को नहीं रोक सकता। और सबसे अच्छी बात जो सामने आई वो ये थी कि बस्टाइल अटैक के बाद सेंसरशिप खत्म हो गई। सेंसरशिप क्या होती है? जब हम मीडिया के ऊपर या प्रेस के ऊपर रोक लगाते हैं। ओके, मींस अब हम कहते हैं ना इंडिया में फ्री मीडिया है, फ्री प्रेस है, इसका मतलब कि वो सब कुछ है वो पब्लिक के सामने लेके आएगी। पर सेंसरशिप का मतलब होता है कि पब्लिक के सामने सारी सच्चाई नहीं बतानी। जब हम मीडिया को, प्रेस को अपने कंट्रोल में करते हैं, उसको सेंसरशिप बोलते हैं। तो सेंसरशिप वहाँ पे खत्म हो चुकी है। सब अपनी मर्जी से मीडिया सही न्यूज़ लोगों तक पहुँचाता है, हर बात लोगों तक पहुँचती है, लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्लब्स बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में हिस्सा लेते हैं, अपनी पार्टीज बनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। समझ आ रही है आपको बात? तो लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया और लोगों की जिंदगियां बहुत अच्छी हो गई और वुमेन्स को भी हर चीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेशन हुई। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर लिया। लोग खुश थे उससे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद वहाँ पर न्यू तरह के जो लॉज पास किए गए जिसने लोगों को बहुत खुश किया। उसने लिबर्टी का, आज़ादी का राइट लोगों को दिया। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम उसने बनाए। कौन से? 3 मेन सिस्टम है, वेट का सिस्टम, मेजरमेंट का सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। ये उसने बड़ा अच्छा सेट किया कि सबके लिए सेम है, हर अमीर को या फिर गरीब को इक्वल वे से ही सब कुछ मिलेगा। पर क्या हुआ कि 1815 में वाटरलू की वॉर में नेपोलियन हार गया।
पर उसकी जो लॉज थे, उसके आइडियाज थे, उसने फ्रांस के लोगों पर और पूरे वर्ल्ड में इतना इम्पैक्ट डाला कि हर नेशन ने ये सोचा, हर कंट्री ने सोचा कि हम अपने देश को इतना ताकतवर बनाएंगे, इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि कोई दूसरी पावर हमारे ऊपर आके राज नहीं कर सकती। तो हमारे इंडिया में से 2 पर्सन्स हैं, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, जिनके ऊपर नेपोलियन की इन बातों का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट रहा है, जिन्होंने हमारे आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत साथ दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम है, यू आर फ्री, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको आंसर करूंगी। कोई भी चीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट में। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ दोबारा से समझना चाहते हो, आई एम देयर टू आंसर यू। ऑलराइट, और मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी डाल दूंगी, जहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। अंडरस्टूड? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर मुझसे कांटेक्ट करें। और जाते जाते मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सारी वीडियो को देखा आपने, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और लाइक जरूर करो। अच्छा लगा तो करना, अदरवाइज डिसलाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शोइंग योर लव।